हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंधेरे से भरा हुआ कमरा, कोने से आती हुई मध्यम रोशनी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी हुई है। उस कुर्सी पर एक आदमी को रस्सियों से बांधा हुआ है। हाथ और पैर बंधे होने के कारण वो आदमी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। वो मदद के लिए भी नहीं चीख पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में रूमाल ठूंसा गया है जिससे वो चीख न सके। हर बार मैं ही हार मानूं क्या? मेरी भी कुछ सपने हैं। मैं भी कुछ बनना चाहता हूं जिंदगी में। बहुत झुक लिया, अब और नहीं झुकूंगा मैं। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। जो चाहता हूं उसको हासिल करके रहूंगा। यस यस! Well done, superstar Yogesh. Well done. You're gonna make it. कौन? क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? हाँ? खोलो मुझे। बांधा क्यों है? खोलो प्लीज, खोलो मेरे। The number you have called is currently switched off. मम्मी, क्या हुआ? योगेश का फोन स्विच ऑफ है। ये लड़का भी ना कब क्या करेगा कुछ भी समझ में नहीं आता। तुझे भी नहीं बताया? नहीं मम्मी, कहीं फंस गया होगा। और अभी टाइम ही कितना हुआ है, आ जाएगा ना। हो सकता है रिहर्सल में होगा तो फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। आप भी ना बेकार में ही परेशान होते रहते हो। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं पापा, मम्मी की तो आदत है हर वक्त बेकार में टेंशन लेने की। हाँ, इस घर में तुम सारे लोग समझदार हो, मुझे ही आदत है फालतू में बड़बड़ाने की। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। योगेश का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है? अरे उसकी मोबाइल की बैटरी चली गई होगी या रिहर्सल में होगा। फिक्र मत करो, आ जाएगा। अरे कहाँ हो तुम? अगर देर से आना था तो कम से कम दीक्षा को ही बता के जाते। तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। हेलो हेलो। सुन, अपने बेटे से प्यार है ना, तो आज रात 12 बजे तक 3 लाख रुपए का इंतजाम कर। कौन कौन बोल रहा है? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले ना तो जिंदगी भर अपने बेटे के कातिल के नाम से याद रखेगा मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो कौन तुम? और योगेश कहाँ है? पैसे का इंतजाम कर, पैसे का। मैं दोबारा फोन करूंगा। कौन हो तुम? कुछ टाइम के लिए अपने बच्चे का बाप समझ ले। और जब बाप बच्चों के साथ होते हैं ना, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गया? पुलिस को खबर की तो तेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. बोलो पंकज। नरेंद्र भाई, किसी ने भी योगेश को मोबाइल से फोन किया था। कह रहा था कि योगेश उनके पास है और आज रात तक 3 लाख रुपयों की मांग की है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने योगेश के मोबाइल से ही फोन किया था और जब मैंने दोबारा फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस में न जाने की धमकी दी है। क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं उसे देने के लिए। अगर सच में ऐसा हुआ है तो हमें पुलिस के पास जाना ही होगा।
दिल्ली का 22 साल का योगेश झा एक दिन घर नहीं लौटा। उसी रात फिरौती के लिए कॉल आया। एक संभावना यह थी कि शायद योगेश मजाक कर रहा था, लेकिन अगर यह सच था तो कौन था ये किडनैपर? योगेश का परिवार बुरी तरह से डर गया था। सर, उसने 3 लाख रुपयों की मांग की है और कहा कि वो फिर से कॉल करेगा। और कुछ बोला वो? सर, मैं कुछ और पूछता इससे पहले उसने फोन काट दिया। पैसे कब डिलीवर करने हैं, कहाँ डिलीवर करने हैं, इस बारे में कुछ कहा उसने? नहीं सर। हमें उसके अगले फोन का इंतजार करना होगा। आप हमें योगेश का फोन नंबर दीजिए। हाँ श्रीवास्तव। यस सर। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और लोकेशन ट्रैक करो। योगेश ने आपको कुछ बताया था कि वो किससे मिलने जा रहा है? हाँ, वो पिछले 3 दिनों से किसी स्क्रिप्ट राइटर से मिलने जाता था। क्या नाम है स्क्रिप्ट राइटर का? संजय शर्मा नाम बताया था उसने। योगेश एक्टर बनना चाहता था ना? जहां तक मेरी जानकारी है, एक्टर या तो कास्टिंग एजेंसी के पास जाते हैं या फिर प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाते हैं। योगेश स्क्रिप्ट राइटर से मिलने क्यों जा रहा था? हमारी फैमिली में किसी का फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। अब योगेश एक्टर बनना चाहता है, सो अपने कनेक्शन बनाने के लिए वो फ्रेंड स्क्वायर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगा था। उसी ग्रुप में योगेश इस संजय शर्मा के कांटेक्ट में आया था। मैं अपनी एक स्क्रिप्ट पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मुझे दिल्ली में ही नए चेहरों की तलाश है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना पोर्टफोलियो इनबॉक्स कर सकता है। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, योगेश का एक्टर बनना क्या आपको पसंद था? जी, शुरुआत में हमने कई बार उसे मना किया, क्योंकि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए इतनी दूर मुंबई हम उसे नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। पापा, पापा मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है भाई? पापा, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। योगेश, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे सर पर एक्टिंग का भूत कब से सवार हो गया? बेटा, इस लाइन में करियर बनाना बहुत मुश्किल है। सब कुछ भगवान भरोसे होता है वहां पर। पापा, जहाँ मेहनत होती है वहाँ भगवान और भरोसा दोनों आ ही जाते ना। अब मैं खूब मेहनत करूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? मम्मी प्लीज प्लीज पापा, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। बस 1 साल का मौका दे दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो पक्का वापस आ जाऊंगा। पापा, मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। पापा प्लीज, अब या तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर लीजिए या कम से कम मेरा भरोसा ही टूटने दीजिए ना। पर उसके लिए आपको मुझे 1 साल तो देना होगा। अगर कुछ नहीं हो पाया तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। पापा देखो बेटा, हमें तुम पर बहुत भरोसा है, बस हम तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते। मुंबई बहुत दूर है बेटा, अकेले तुम कैसे रहोगे वहां? पापा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी आपका बेटा तो कल का सुपरस्टार है ना। और पता है आपको, इन सुपरस्टार्स के पास ना बहुत पैसा होता है। जब भी इच्छा करेगी मैं उड़ के आ जाऊंगा आप लोगों के पास। ठीक है सुपरस्टार साहब, जब आपने तय कर ही लिया है तो जाइए। थैंक यू पापा। मेरे हाँ करने के बाद योगेश बहुत खुश था सर। अपनी तैयारी में लग गया, डिप्लोमा किया, इस लाइन के लोगों से मिला, कनेक्शंस बनाए। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट राइटर है संजय शर्मा, आप लोग कभी मिले थे इससे? नहीं सर। योगेश ने कभी कुछ बताया था संजय शर्मा के बारे में? हाँ, एक बार मैंने उससे पूछा था संजय के बारे में। क्या नाम बताया तुमने उनका? पापा, संजय शर्मा। अच्छा, ये रहते कहाँ है? ये नौबी नगर में, गली नंबर 3। ये है कौन संजय? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर? नहीं पापा, वो स्क्रिप्ट राइटर है और उनकी फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। और पता है, वो मुझे कास्ट करना चाहते हैं लीड रोल के लिए। और पता है पापा, उनको मेरा ऑडिशन भी बहुत पसंद आया है। एक्शन। देख भाई, पैसा कमाना ना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है क्या। और अगर तेरे को जल्दी पैसा कमाने का है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। इधर हर चीज का शॉर्टकट मिलेगा तेरे को, हर चीज का, लेकिन शॉर्टकट ना इतना आसान नहीं होता है और इसमें रिस्क भी बहुत है।
लाइफ का। अब तू देख, तू रिस्क ले सकता है या लाइफ लॉन्ग तेरे को ऐसे ही सेफ रहकर मिडिल क्लास रहने का है, ये तेरी इच्छा। करेक्ट। वेरी नाइस योगेश, यू हैव पोटेंशियल, बहुत आगे जाओगे तुम, बस थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा। बट आई रियली लाइक द ऑडिशन, वेरी नाइस, आई थिंक यू द बेस्ट इस रोल के लिए। कीप इट अप। पापा, लीड रोल, इट्स अ बिग ब्रेक फॉर मी। इस संजय शर्मा का फोन नंबर है आपके पास? जी नहीं। आप फ्रेंड स्क्वायर यूज करते हैं? नहीं सर, पर मेरी बेटी दीक्षा यूज करती है। दीक्षा, हमें संजय शर्मा का फोटो चाहिए। क्या तुम अपने भाई की फ्रेंड लिस्ट में जाकर संजय का प्रोफाइल खोल सकती हो? हाँ सर। प्लीज। श्रीवास्तव। यस सर। इसका प्रिंट आउट निकालो। श्योर सर। सर, आपको संजय पे शक है, लेकिन वो योगेश का किडनैप क्यों करेगा? नहीं, देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि संजय ने ही योगेश का किडनैप किया है, पर अभी हमारे पास सिर्फ यही एक नाम है, और संजय ही वो आखिरी इंसान है जिससे योगेश मिलने गया था। हो सकता है योगेश जब संजय के घर से निकला हो तो उसे बताकर निकला हो कि वो कहाँ जा रहा है या फिर किससे मिलने जा रहा है। फिलहाल आप जा सकते हैं, और अगर किडनैपर का दोबारा फोन आता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। सर, योगेश को कुछ नहीं होगा ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, भरोसा कीजिए हम पर। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. सर, योगेश के रीसेंट कॉल में से सिर्फ एक नंबर है जो स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है यही नंबर संजय शर्मा का हो। इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालो। निकलवा लिए सर, थोड़ी देर में मिल जाएगी। श्रीवास्तव, ये संजय शर्मा ना मुझे शुरू से ही खटक रहा है। इसका इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये इनोसेंट हो। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ये इनोसेंट हो सकता है इस केस से इसका कुछ लेना देना हो ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि किडनैपिंग हुई ना। पर श्रीवास्तव, जब इतना कुछ हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि ये ही मास्टरमाइंड, सब कुछ इसी ने प्लान किया, और ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक्चुअल किडनैपिंग हो तो सकता है। हमें हर संभावना को टटोलना होगा श्रीवास्तव। इस हो सकने और ना हो सकने के बीच बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक हमें नहीं पता, और यहीं कहीं पर उस मासूम की जान अटकी हो सकती है, और हमारी एक छोटी सी चूक उसकी जान ले सकती है। सर, हमारा शक सही निकला। जो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था वो संजय शर्मा का ही है, और ये सिम पुणे के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। जब रैंसम के लिए कॉल आया उस समय योगेश का सेल लोकेशन नौवीर नगर ही था, जहां ये संजय शर्मा रहता है। टीम रेडी करो, चल के देखते हैं संजय शर्मा को। एक नाम सामने आया था, संजय शर्मा, योगेश का गॉडफादर। लेकिन क्या वो सच में योगेश का गॉडफादर था या फिर उसकी असलियत कुछ और ही थी? पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच रही थी, जहां कुछ था जो पुलिस का इंतजार कर रहा था। सुनील, सर। पता करो ये संजय शर्मा रहता कहाँ है। यस सर।
इसे पहचानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ सर। कहाँ रहता है ये? साहब वो सामने के अनमोली का अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 201 में रहता है। लाइट ऑन करो। सुनील सर, खोलो इसे। श्रीवास्तव, तुरंत एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर। और हाँ, फैमिली को भी इन्फॉर्म करो। यस सर। सुनील सर, कोना कोना छान मारो। सर। खोलो मुझे, क्यों बांधा हुआ है? खोलो मुझे, खोलो प्लीज, खोलो मेरे। सर ये डायरी और एक फाइल मिली सर। ठीक है सर। सर लगता है इसी रुमाल से विक्टिम का मुंह स्टफ किया गया था ताकि वो आवाज़ नहीं निकाल सके। फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स की रिपोर्ट कब तक मिलेगी? जी कल दोपहर तक। ठीक है, थैंक यू। जिस बात की संभावना थी वो हुई नहीं थी और जिस बात की आशंका थी वो हो गई थी। ये कोई फर्जी किडनैपिंग नहीं थी। योगेश झा को किडनैप करके जान से मारा जा चुका था और उसका सो कॉल्ड गॉडफादर संजय शर्मा भी गायब था। यह किडनैपिंग केस अब एक मर्डर केस में बदल चुका था। कई सवाल अपना सर उठाए खड़े थे जिनका जवाब सिर्फ संजय शर्मा दे सकता था। लेकिन यह संजय शर्मा आखिर था कहां? सर, संजय की डायरी से काफी सारे नंबर्स मिले हैं, अलग अलग शहरों के। कॉल करके देखो क्या निकलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टारगेट संजय था और शिकार योगेश भी हो गया हो? शायद संजय के साथ भी कुछ बुरा हुआ हो। हेलो, त्रिपुरारी पटेल जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं दिल्ली से पुलिस सब इंस्पेक्टर रविंद्र श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? क्या आप किसी संजय शर्मा को जानते हैं जो दिल्ली में रहता है? हाँ, संजय शर्मा तो हमारे मकान मालिक जयकांत शर्मा का बेटा है। आप हमें जयकांत शर्मा का नंबर दे सकते हैं? घर के किराए का लेन देन तो हमेशा संजय ही करता है। हमें जयकांत जी से काम ही नहीं पड़ता कोई। और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, आज सुबह ही संजय का फोन आया था। कह रहा था कि उसे अगले महीने का किराया भी एडवांस में चाहिए और उसने ये भी कहा कि वो खुद 2-3 दिन में आके पैसे ले लेगा। आप हमें जयकांत शर्मा का एड्रेस दे सकते हैं? सर एड्रेस तो मेरे पास नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि उनकी फैमिली फतेहपुर में रहती है। तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट तो बना ही होगा ना? हाँ सर, एग्रीमेंट तो बना है। तो उसमें से देखकर एड्रेस दे दो। शाम को घर जाते ही मैं आपको फोन करके बता दूंगा सर। सर, इस डायरी से 3 नंबर्स मिले हैं जो फिरोजाबाद, गोरखपुर और भदोही के हैं। सर, ये उन लोगों के नंबर्स हैं जो संजय के फादर के टेनेंट्स हैं। इन टेनेंट्स में से किसी से कोई बात हुई? हाँ सर, फिरोजाबाद और भदोही के टेनेंट को तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन गोरखपुर के उनके टेनेंट त्रिपुरारी को आज सुबह ही संजय का फोन आया था और वो उससे 1 महीने का रेंट एडवांस मांग रहा है और ये भी कहा कि 2-3 दिन में वो खुद पैसे लेने आएगा। मतलब संजय फरार है, वो विक्टिम नहीं, शायद एक्यूज्ड है।
वो गोरखपुर के आसपास ही हमें कहीं मिलेगा। फिरोजाबाद और भदोही पुलिस स्टेशन को उसके फोटो सर्कुलेट करो और उनसे कहो कि हर जगह पर नजर रखें। वो हमें वहीं कहीं मिलेगा। भेड़िए को भूख लगी है तो शिकार करने निकलेगा ही। बस हमें जाल बिछाकर रेडी रहना है। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ पेपर्स हैं, उन पे साइन करके आप बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं। पापा उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप, वो सब मैं संभालूंगा। और वैसे भी आपका बेटा तो कल का सुपरस्टार है ना। सर, संजय के फादर जयकांत शर्मा से बात हो गई है। वो कल दोपहर तक पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। गुड। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्ट्रैंगुलेशन के लिए रोप का इस्तेमाल किया गया है। पैरों और कलाइयों पर रोप के मार्क्स भी हैं। मौत की टाइमिंग कल दोपहर 3 से 6 के बीच की है। पर पंकज ने तो हमें रैंसम कॉल की टाइमिंग कुछ और ही बताई थी। रात 8:30 बजे के करीब। मतलब रैंसम कॉल किए जाने से पहले ही योगेश मर चुका था। यस सर। लेकिन सर, संजय योगेश का मर्डर क्यों करेगा? ये तो हमें संजय बताएगा। उसका फोन ट्रेस हुआ? नहीं सर, उसका मोबाइल अभी बंद है। श्रीवास्तव, अपने खबरों को एक्टिव करो। उनसे कहो कि संजय का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाले। वो क्या करता था, किन किन लोगों से मिलता था, और हाँ, इसकी आने वाली फिल्म की भी मुझे पूरी जानकारी चाहिए। यस सर। पता करो संजय की किसी के साथ दुश्मनी या अनबन या फिर प्रोफेशनल जेलेसी, जिसकी वजह से किसने ऐसा किया हो, ताकि इसकी आने वाली फिल्म पर फर्क पड़ सके। स्टेशन चलना है, जल्दी चलिए। सर, संजय के फादर जयकांत शर्मा को पुलिस स्टेशन बुलाया। और वो आने के लिए इजीली तैयार भी हो गए? हाँ सर, ये कहा कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कंप्लेंट आई है, अर्जेंट में दिल्ली आना पड़ेगा वरना वारंट इशू हो जाएगी। वो 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। एक खबरी को भी उनके पीछे लगा दिया है। ये सब क्या पूछ रहे हैं आप, और मुझे यहां इस तरह बुलवाने का क्या मतलब है? जयकांत जी, हमें शक है कि आपके बेटे ने यहाँ दिल्ली में एक लड़के का कत्ल किया है और कत्ल के बाद से वो फरार है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा किसी का कत्ल क्यों करेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, मैं भी एक प्रोफेसर हूं। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मिस्टर प्रोफेसर, उस लड़के की लाश हमें आपके सुपुत्र के घर से मिली है और कत्ल करने के बाद संजय ने उस लड़के के फादर को फोन करके 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या करें सर, हमें तो आदत हो गई है गलतफहमी में जीने की। पर इस वक्त गलतफहमी हमें नहीं, आपके बेटे को है कि वो हमसे बचकर भाग सकता है। वैसे इन 2 दिनों में आपके बेटे ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया? नहीं किया सर, पर इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वो बिजी होता है, इसलिए 3-4 दिनों में ही एक बार बात हो पाती है। जब भी आपका बेटा आपको फोन करेगा, आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपका बेटा जितना कानून से भागेगा उसे उतनी ज्यादा परेशानी होगी। जयकांत जी, आप ये कतई मत सोचिएगा कि अगर आप अपने बेटे की मदद करते हैं तो इस बात का हमें पता नहीं चलेगा। शांति आत्मना शांति।
हेलो पापा, मैं संजय बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? और तेरा फोन 2 दिन से बंद क्यों आ रहा है? पापा मैं फिरोजाबाद में हूँ, कल भदोही जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। फिरोजाबाद? वहाँ क्या कर रहा है तू? पापा मैं बताऊँगा ना आपको, आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा दीजिए। मैं कल डाल दूंगा, पर फिरोजाबाद में तू कहाँ है इस वक्त? पापा मैं बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। पैसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो अभी फिरोजाबाद में है और भदोही जाने वाला है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। मानना तो मैं भी नहीं चाहता, पर उस लड़के की लाश संजय के घर से मिली है। हाँ बेटू बोल। साहब पूरी कुंडली छान मारा, इस संजय का बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। अपनी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना चाह रहा था, कुछ प्रोड्यूसरों से मिला भी, पर कहीं से ना हाँ हुआ और ना ही ना। कोई दुश्मनी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। इसका योगेश को मारने का कोई रीजन नहीं था साहब। ठीक है, हेलो हेलो पापा। अब कहाँ है बेटा तू? पापा मैं आजमगढ़ में हूँ पापा। इतना परेशान क्यों है? क्या बात है बेटा? संजय बेटा क्या हुआ? वो पापा एक्चुअली मुझसे दिल्ली में एक लड़के का मर्डर हो गया गलती से। क्या बोल रहा है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी होगी। पापा प्लीज पुलिस को मत बताना। संजय मेरी बात सुन, तू सीधे पुलिस के पास जाओ, सरेंडर कर दे। नहीं पापा नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। बेटा देख, तू पहले सरेंडर कर दे, फिर हम तुझे निकलवा लेंगे। नहीं पापा। देख बेटा, मैं हरिहर चाचा से बात करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, हम तेरी बेल करवा लेंगे। अच्छा तू एक काम कर, तू सीधे घर आ जा, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। ठीक है पापा, मैं आ जाता हूँ। संजय पकड़ा गया? नहीं। हमारे बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता अंजलि, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस का बिछाया हुआ जाल आखिर सही जगह पर जाकर बिछ गया था। शिकार जाल से अनजान शिकारी की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस को बस अब एक मौका चाहिए था। क्या हो गया? मुझे दो। अरे मुझे दो। चलो जाओ। हो जा शुरू। देख, वो बोल जो तूने किया है, वो बिल्कुल मत बोलना जो तूने सोचा है। सीधे सीधे मैं स्टोरी का नरेशन थे, बिगनिंग से लेकर क्लाइमैक्स तक अगर एक भी जर्क आया ना, तो ये बेल्ट अभी तक टूटी नहीं है।
मैं बताता हूँ सर। 2 साल पहले फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में कोर्स करने के बाद मैं मुंबई आ गया। वहाँ 8 महीने तक स्ट्रगल किया, पर किसी भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में मुझे कोई काम नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मुंबई के मुकाबले दिल्ली सस्ता है रहने के लिए। लगा कुछ काम भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम मिला भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पास पैसे एकदम ख़त्म हो गए थे सर, और मैं नहीं चाहता था कि मैं घर से पैसे मांगता रहूं। इस बीच में योगेश कहाँ से आ गया? उसे मारने की वजह? मेरी ज़रूरतें ही मेरी वजह बन गई थी सर। हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। ऐसे 4-4 स्क्रिप्ट थी मेरे पास जो मैंने खुद ही लिखी थी, और उन्हें लेके खूब चक्कर लगाए प्रोड्यूसर्स के, पर हर जगह सिर्फ तारीफें ही मिलती थी, कहीं कोई काम नहीं मिला। बिना पैसों के दिल्ली रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था सर। और आखिरकार मेरे दिमाग में ये प्लान आया। कैसा प्लान? मैंने ठान लिया था कि किसी को जहाँ से मैं लेकर फंसाऊंगा, उसे किडनैप करूंगा और फिर उसकी फिरौती मांगूंगा। फिर तूने योगेश को ट्रैप किया? जी सर। कैसे? मैं अपनी एक स्टोरी पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मुझे दिल्ली में ही नए चेहरों की तलाश है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना पोर्टफोलियो इनबॉक्स कर सकता है। फिर जैसा कि तूने सोचा था, योगेश तेरे जाल में फंस गया? जी सर। मुझे पैसों की जरूरत थी और योगेश को चांस की। मैं उसे चांस तो नहीं दे सकता था, पर सपने जरूर दिखा सकता था। योगेश मेरे झांसे में आ चुका था और फिर एक दिन मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर मैसेज किया। ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है। मुझे पता था योगेश मुझे कॉल करेगा। पहली बार मैंने जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठाया, मगर उसी शाम को उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया। हेलो संजय जी। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं योगेश बोल रहा हूँ। हमारी फ्रेंड स्क्वायर पे बात हुई थी। ओह योगेश, कैसे हो? सॉरी यार, मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था। नहीं कोई बात नहीं सर, आप बताइए। आई एम गुड। वैसे मैंने तुम्हारे फोटोज़ देखे फ्रेंड स्क्वायर पे, काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे स्टेज शोज और शॉर्ट फिल्म के वीडियोस चेकआउट किए। एंड आई मस्ट से यू हैव पोटेंशियल, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हो। लुक्स भी अच्छे हैं और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। अच्छा योगेश, कल क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? वो एक्चुअली आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ ना, फिल्म का काम शुरू हो रहा है ना, कुछ मीटिंग्स हैं फाइनेंसर्स के साथ। कल आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, और स्क्रिप्ट के हिसाब से एक छोटा सा ऑडिशन भी ले लेंगे। नो प्रॉब्लम सर, मैं कल आ जाता हूँ आपके पास। ओके, सी यू। ओके सर, थैंक यू। और अगले दिन वो मेरे घर आया। हेलो सर। योगेश, राइट? यस सर। कम इन। ये लो स्क्रिप्ट, इसे पढ़ लेना। लीड रोल में जा रहा तुम्हारा लुक, देखते हैं एक्टिंग कैसे कर पाते हो, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक स्क्रिप्ट ही एक्टर की सबसे बड़ी टीचर होती है। हाँ सर, डेफिनेटली सर। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, और आप एक्टिंग की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा इस कैरेक्टर के लिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद है। इसी फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और लीड रोल के लिए एक्टर की ज़रूरत है, बट आई थिंक मुझे मेरा हीरो मिल गया है। थैंक यू सर। योगेश मेरी बातों में आ चुका था, मुझे बस अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। हमने उस दिन स्क्रिप्ट डिस्कशन ही किया। वो गलती करता, मैं उसे करेक्ट करता, मैं उसे समझाता रहा, इमोशंस, मूड और एक्सप्रेशंस के बारे में। वो भी पूरी लगन से सुनता रहा। और फिर अगले दिन भी हमने उन्हीं चीज़ों पर काम किया। योगेश इम्प्रूव भी कर रहा था।
योगेश तुझसे एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि तू भी एक्टिंग कर रहा है। तू भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया था। तुझे तो पैसे चाहिए थे ना, फिर तूने उसको मार क्यों डाला? योगेश, तुम एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेते हो, लेकिन जब तक एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे ना, उसकी एक्टिंग में जान नहीं आती। और आज हम वही सीखें। मैंने एक मोनोलॉग लिखा है, उसे पढ़कर तुम्हें पता लग जाएगा कि जब तुम्हारे पास शब्द ना हो, वर्ड्स ना हो, तुम कैसे अपने इमोशंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। और उसके बाद मैं तुम्हें प्रोड्यूसर से मिलाने ले जाऊंगा। श्योर सर, आई विल डू माय बेस्ट सर। गुड। तो सीन यह है कि तुम्हारा किडनैप कर लिया गया और तुम्हें कुर्सी पे बांध दिया गया है। अब जब तक तुम्हें बांधा जा रहा है तुम डायलॉग्स बोल सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे मुंह में रुमाल ठूसा जा चुका है। और अब तुम्हें अपने एक्सप्रेशन से अपना स्ट्रगल दिखाना है। ओके सर। यस। कौन हो आप लोग? हाँ, कौन हो? बताओ क्या चाहते हो? खोलो मुझे, क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? और ये मुझे बांधा क्यों है? खोलो से, खोलो, खोलो प्लीज, खोलो। मेरा आई एम सॉरी योगेश, ये कोई सीन नहीं, दिस इज द रियलिटी। मैंने तुम्हें किडनैप किया है। योगेश, योगेश, फिर उसके बाद मैं मार्केट जाकर एक नया सूटकेस लेकर आया और योगेश की बॉडी को मैंने जैसे तैसे करके उसके अंदर भर दिया। मैं लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, मगर जब मैंने फ्लैट के बाहर देखा तो लोगों का आना जाना चल रहा था। मैं और घबरा गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर, करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया था। योगेश के फादर को भी मैंने ही कॉल किया था। सुन, अपने बेटे से प्यार है ना, तो आज रात 12 बजे तक 3 लाख रुपए का इंतजाम कर। कौन बोल रहा है? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले ना तो जिंदगी भर अपने बेटे के कातिल के नाम से याद रखेगा मुझे। मगर मुझे पता था कभी न कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, पर मैं जेल नहीं जाना चाहता था सर, इसीलिए वहां से भाग गया। मगर जेल तो तू आ गया ना। तूने एक लड़के को सपने दिखाए, फिर लालच में आकर उसके सपनों को उसी के खून से रख दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मुझे माफ कर दीजिए सर। ये जो तूने गलती में किया है ना, अब इसके लिए तू जिंदगी भर पछताएगा। तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली। तूने एक पैशनेट लड़के को मार डाला, उसके परिवार को तोड़ डाला। तूने किसी एक को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार को जीते जी मार डाला है संजय।
पुलिस ने संजय शर्मा के स्टेटमेंट के आधार पर उसे आईपीसी की धारा 364A रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड किडनैपिंग, धारा 302 मर्डर और धारा 201 क्रिमिनल इंटेंशन के तहत बुक किया है। संजय शर्मा फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा रही है। संजय एक स्क्रिप्ट राइटर था, कहानियां लिखता था, पात्रों की फीलिंग्स को समझता था। क्या वो योगेश की फीलिंग्स को नहीं समझ पाया? क्या वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी इस हरकत से एक पूरा परिवार टूट जाएगा? संजय ने सिर्फ लालच के इमोशन को समझा और एक जुर्म किया। हकीकत में पैसा कमाने के सारे शॉर्टकट्स सिर्फ अंधी गलियों में ही खत्म होते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जो टूटता है वो फिर जुड़ भी सकता है, बस हौसला बरकरार रखें। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.